हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ। आज हम लोग फिर से सी के दूसरे क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपका सेकंड क्लास सी में लेने वाला हूं। आप जिन लोगों ने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पसंद आने पर ज़रूर शेयर करें। वीडियो में अगर आपको किसी तरह का कमी महसूस हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा और उस कमी को हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज सी के सेकंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सी के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझेंगे। प्रोग्राम पार्ट में जाने के लिए हम लोगों को अभी 2-3 लेक्चर्स वेट करने होंगे। प्रोग्राम में स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कौन कौन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, उन कॉन्सेप्ट्स को लेने के बाद हम लोग ईज़िली कंफर्टेबल फील करेंगे जब प्रोग्राम को राइट करने में और प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में। तो हम लोग बहुत जल्द प्रोग्राम पे पहुंचेंगे, लेकिन 2-3 लेक्चर्स तक आप लोगों को प्रोग्राम के लिए वेट करना होगा। आज हम लोग सी के स्टार्टिंग यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सी को अब हम लोग आज समझेंगे। ये हमारा सेकंड क्लास है सी का। जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास को ज्वाइन नहीं किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक वीडियो का भी और नोट्स का भी शेयर किया जाएगा और हमारे प्रत्येक वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आप उस नोट्स का स्टडी कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपने मोबाइल में टेलीग्राम को डाउनलोड नहीं किया है, आप उसे ज़रूर कर लें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को वॉच करते रहें, उसके थ्रू आपको मटेरियल मिलेंगे। तो दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन ऑफ सी को अगर हम लोग समझें, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग कल से बात करते आ रहे हैं, पिछले क्लास से बात करते आ रहे हैं। तो ये किस तरह का लैंग्वेज है, तो हम लोग सी को डिफाइन करेंगे कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? तो सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में बात किया था। जब हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक को समझ चुके हैं, तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड टेक्निक को फॉलो करता है, वो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। तो सी के अंदर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक के जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं, वो सभी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। इसलिए सी को हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। दूसरी बात, सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया, कहाँ डेवलप किया, इसके अंदर अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो सी को डेवलप करने वाले डेवलपर थे डेनिस रिची। डेनिस रिची साहब कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। डेनिस रिची साहब ने 1972 में सी को डेवलप किया। कहाँ पर? एट AT&T बेल लैब्स में इन्होंने डेवलप किया था। यानी सी का डेवलपमेंट फेज को अगर हम लोग समझ रहे हैं तो इसके डेवलपर डेनिस रिची साहब को माना जाता है। 1972 में AT&T बेल लैबोरेटरीज में सी का डेवलपमेंट किया गया था। यहाँ AT&T एक रिसर्च सेंटर है, बेल लैबोरेटरीज का नाम है। इसका मतलब अगर हम लोग समझें तो इसका मतलब होता है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। ओके, तो यहाँ हम लोग सी को इंट्रोड्यूस तो कर लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है कि सी लैंग्वेज को सी नाम क्यों दिया गया। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये माइंड में आ सकता है सभी के कि सी लैंग्वेज का नेमिंग जब किया जा रहा था तो आखिर सी लेटर से नेमिंग क्यों किया गया। अब इसके बैक हिस्ट्री को थोड़ा हम लोग समझते हैं। एक्चुअली जब डेवलपमेंट फेज को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था, वो हम लोग इसको इस तरीके से टेबुलर फॉर्मेट में समझने का कोशिश करते हैं। एक तरफ ईयर और एक तरफ लैंग्वेज का कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ 1960 में, सबसे पहले 1960 में स्ट्रक्चर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने वाला लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था
एल्गोल। ये 1960 में स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला लैंग्वेज हुआ, लेकिन ये मोस्टली यूज होता था यूरोपियन कंट्रीज़ में, और सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उस समय इसका ज़्यादा यूज हुआ करता था। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए इसको यूज नहीं हम लोग कर पा रहे थे। उसके बाद इसके अंदर जो कुछ भी फैसिलिटीज़ था, उस फैसिलिटीज़ को कंसीडर करते हुए और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ जो भी इसके अंदर ड्रॉबैक थे, उस ड्रॉबैक को सॉल्व करते हुए, एक्स्ट्रा ऐड करते हुए 1967 में BCPL नाम का एक लैंग्वेज डेवलप हुआ। इसका भी बेसिक पर्पस सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही था, लेकिन स्ट्रक्चर टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने वाला ये भी लैंग्वेज था। यानी हम लोग अब ये समझ सकते हैं कि 1960 से प्रोग्रामिंग फील्ड में स्ट्रक्चर टेक्निक के इंट्रोड्यूस होने के बाद से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ चुका था, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात की थी। तो यहाँ से प्रोग्रामिंग फील्ड में चेंजेस आने लगा, डेवलपमेंट रेशियो सॉफ्टवेयर्स का बढ़ने लगा, लेकिन उस समय तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल पे डेवलप नहीं हुआ करता था। सिस्टम प्रोग्रामिंग के दुनिया में ये लैंग्वेजेस ने अपना रोल प्ले किया। उसके बाद एल्गोल और BCPL के अंदर जो कुछ भी मेरिट्स थे, फीचर्स थे, उन सभी फीचर्स को रखते हुए उसमें कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हुए 1970 में B लैंग्वेज डेवलप हुआ। लैंग्वेज का नाम सिर्फ B रखा गया। एक्चुअली BCPL लैंग्वेज जब नेमिंग किया गया था, इसका मतलब था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद जो लैंग्वेज डेवलप हुआ 1970 में, B लैंग्वेज से उसको हम लोग ने नेमिंग किया। इसको डेवलप करने वाले, अगर डेवलपर्स के अंदर हम लोग बात करें, ये डेवलपर्स की बात करें, तो यहाँ केन थॉमसन ने B लैंग्वेज को डेवलप किया। उसके बाद जब यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को, अब इस समय तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अपना प्रोग्रामिंग फील्ड में एस्टैब्लिशमेंट हो चुका था। प्रोग्रामिंग फील्ड अपने आप में स्ट्रक्चर टेक्निक पर डिपेंड हो चुका था। हर प्रोग्रामर स्ट्रक्चर टेक्निक के थ्रू फैमिलियर हो चुके थे। तब इस समय तक में सिस्टम प्रोग्रामिंग का ही दौर चल रहा था। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए इन लैंग्वेजेस को यूज करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब आगे ये सोचा गया कि अब कुछ ऐसा चेंजेस किया जाए, ऐसा डेवलपमेंट किया जाए जिसका सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज तो हो ही, साथ ही साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए भी उस लैंग्वेज को यूज किया जा सके। तब डेनिस रिची साहब ने 1972 में इन तीनों लैंग्वेजेस के फीचर्स को कंसीडर करते हुए, इन तीनों के अंदर जो फैसिलिटीज़ थे उसको रखते हुए और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हुए, तब उन्होंने जो लैंग्वेजेस बनाया, चूँकि इसके पहले B लैंग्वेज चल रहा था, तो इसके बाद का लेटर हमारा C होता है, इसीलिए उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम C रख दिया। और यहाँ उन्होंने डेनिस रिची साहब ने ये डेवलपमेंट किया। तो इस तरह से C का डेवलपमेंट फेज को हम लोग अगर समझने का कोशिश करते हैं, तो C नेमिंग के पीछे का क्या रीज़न है वो हमें समझ में आ जाता है कि इसके जस्ट पहले B लैंग्वेज चल रहा था, इसीलिए B के बाद का लेटर C होता है, और डेनिस रिची साहब ने उस लैंग्वेज का नाम C रख दिया। ये C के डेवलपमेंट फेज को अगर हम लोग समझें तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये सारे मटेरियल्स मैं नोट्स के माध्यम से आपके पास भेजूंगा, आप उसको पढ़ें। अब हम लोग और अगर C के अंदर इसके इंट्रोडक्शंस को समझने का काम करें, तो C को हम लोग मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। अब यहाँ ये टर्म मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? ऐसा जो लैंग्वेज हो जिसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग भी किया जा सके और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी किया जा सके। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग प्लस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये दोनों फैसिलिटीज़ जिस लैंग्वेज में होता है
आप उसको मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कशन किए थे, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर सिस्टम के लिए बनता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग किसी क्लाइंट्स, किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। हम लोग जो किसी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करेंगे या करते हैं, हम लोग बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यू करते हुए डेवलपमेंट करते हैं। यानी हम लोगों का कोडिंग हम लोग जो सीखेंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तहत होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हम लोग कोडिंग सीखेंगे। ओके, तो चूंकि सी सिस्टम प्रोग्रामिंग प्लस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों को सपोर्ट करता है, इसीलिए सी को हम लोग मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इस तरह से सी का हम लोग इंट्रोडक्शन फेज को समझ लिए। अब हम लोग सी के फीचर्स को बात करते हैं। हम लोग अगर बात करें फीचर्स ऑफ सी, फीचर्स ऑफ सी में हम लोग कौन कौन से पॉइंट का कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहला हम लोग कहेंगे कि इट हैज़ ओन एडिटर, यानी इसका सबसे पहले फीचर आएगा कि इसका अपना एक एडिटर होता है। इसके सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। वो सॉफ्टवेयर आपको इसका एक पर्टिकुलर एडिटर प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं कि सी का प्रोग्राम करना है और आप वर्ड का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया, एक्सेल का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया और वहाँ सी का कोडिंग राइट कर दिया, ऐसा नहीं होगा। सी का प्रोग्रामिंग करना है यानी सी का अपना एक एडिटर होगा, पर्टिकुलर एडिटर होगा, उसके अंदर आप इसके प्रोग्राम को राइट करेंगे। इसलिए इसका फीचर पहला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इट हैज़ ओन एडिटर। सेकेंड, it is a case sensitive programming language। इसको हम लोग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसमें अपर लेटर और लोअर लेटर के बीच में डिफरेंसेज होता है। हम लोग जब प्रोग्राम राइट करेंगे तो अपर लेटर में लिखेंगे उसका अलग मतलब होगा, लोअर लेटर में लिखेंगे उसका अलग मतलब होगा। तो सी हमारा केस सेंसिटिव है, यानी इसमें दोनों का मीनिंग अलग अलग समझा जाता है। अपर लेटर्स अलग होते हैं, लोअर लेटर्स अलग होते हैं। तो सी के अंदर जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं, यानी सी के जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, उन सब पर रेस्ट्रिक्शन किया गया कि उसको आपको हमेशा लोअर लेटर्स में ही लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक इंट नाम का कीवर्ड हमें मिलेगा, इंट नाम का वर्ड मिलेगा, रिजर्व वर्ड्स इंट है, फ्लोट है, इफ, फॉर, सपोज इस तरह का वर्ड्स है। तो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन होंगे कि इन सभी वर्ड्स को आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। इसी को अगर हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो सी का कंपाइलर नहीं समझेगा, यानी वो हमारा अलग अलग मीनिंग रखता है। तो जो कोई भी लैंग्वेज, सिर्फ सी ही नहीं, जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कॉन्सेप्ट पर काम करे कि अपर लेटर्स अलग होगा, लोअर लेटर्स अलग होगा, उसको हम लोग केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आप याद रखेंगे कि सी केस सेंसिटिव है, इसमें जितने भी रिजर्व वर्ड्स होंगे वो सभी स्मॉल केसेस में ही लिखे जाएंगे, जो कि आगे हम लोग और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हमें मिलेगा। थर्ड, अगर फीचर्स में थर्ड पॉइंट कंसिडर करें तो हम लोग कहेंगे इट इज़ अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब थर्ड पॉइंट को समझिए। कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सी को कहते हैं। ये कंपाइलर क्या है? तो एक्चुअली हम लोग जब प्रोग्राम का काम करेंगे, प्रोग्राम का राइटिंग करेंगे, तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके कोडिंग करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को कंप्यूटर के भाषा में हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। और जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। कंप्यूटिंग लैंग्वेज के रूप में अगर बोला जाए तो सिर्फ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1 को ही मशीन लैंग्वेज के रूप में कहा जाता है। तो आज के डेट में भी
कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, यानी कि 0 और 1। लेकिन हम और आप जब किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम लोग तो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं। कोडिंग प्रोग्राम करने के लिए भी जो कोड्स यूज करेंगे वो इंग्लिश कोडिंग होगा। तो हमारे द्वारा लिखे गए कोड्स को कंप्यूटर नहीं समझेगा डायरेक्टली, और कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, जो आउटपुट जनरेट करता है, वो भी हमेशा 0 और 1 के रूप में होता है। अगर डायरेक्टली वो आउटपुट मेरे सामने आ जाए तो हम उस आउटपुट को समझ नहीं पाएंगे, यानी हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। इसके लिए ट्रांसलेटर्स प्रोग्राम बनाए गए हैं। ट्रांसलेटर हमारे पास 3 तरह के हैं अभी तक। अगर ट्रांसलेटर्स की बात करें, ट्रांसलेटर्स एक प्रोग्राम्स होता है, यानी सॉफ्टवेयर्स होता है। इसका काम होता है हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर को और कंप्यूटिंग लैंग्वेज को हमारे को कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके एक दूसरे को समझाना। तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स में दोस्तों 3 तरह के ट्रांसलेटर्स अभी तक हैं: कंपाइलर, इंटरप्रेटर और थर्ड असेंबलर। ये 3 तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स अभी तक डेवलप हुए हैं, जिसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों हाई लेवल ट्रांसलेटर्स कहलाता है। यानी हम लोग जब कोडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं किसी भी लैंग्वेज को में के अंदर, तो या तो उसके अंदर कंपाइलर यूज होता है या तो उसके अंदर इंटरप्रेटर यूज होता है। यानी आप कुछ ऐसे भी लैंग्वेज आपको मिलेंगे जिसमें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों काम करता हुआ मिलेगा, जैसे जावा। आगे हम लोग जब जावा के अंदर बात करेंगे तो वहाँ हमें दिखाई देगा कि वहाँ कंपाइलर भी है और इंटरप्रेटर भी है। लेकिन आपके पास अभी जो सी लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसलेटर काम करता है, कंपाइलर। ओके। एक ज़माना था जब असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग हुआ करता था। असेंबली लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जब कोडिंग करते थे तो उस कोड को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का यूज होता था वो असेंबलर कहलाता था। तो खैर हम लोग तो चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज यानी हाई लेवल में कोडिंग करेंगे, इसीलिए हमारे पास कंपाइलर ट्रांसलेटर के रूप में या तो कंपाइलर होंगे या इंटरप्रेटर होंगे। तो सी के अंदर जो ट्रांसलेटर काम करता है वो हमारा कंपाइलर होता है। एक और बात, ट्रांसलेटर्स का काम सिर्फ लैंग्वेज का कन्वर्सन करना नहीं होता। ट्रांसलेटर्स जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में ऐड किए जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ये सी का कंपाइलर है। इसका मतलब ये होगा कि उसके कंपाइलर का 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 2 काम है। पहला काम कि प्रोग्राम में लिखे गए कोडिंग्स को चेक करना कि आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू सिंटैक्सेस, अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपने कोडिंग किया है या नहीं किया है। अगर आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉलो नहीं किया तो आपके प्रोग्राम में कंपाइलर एरर समझेगा, यानी गलतियां समझेगा, और उस एरर्स को फाइंड आउट करना, एरर्स को रिपोर्ट करना भी कंपाइलर का ही काम होता है, जो हम लोग आगे कंपाइलेशन फेज में इस बात का डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर हमारा प्रोग्राम इसको एरर फ्री मिलेगा, आपने कोई गलतियां नहीं की है, तब कंपाइलर का काम होता है हमारे कोड्स का कन्वर्सन करना, ट्रांसलेशन करना मशीन कोड में और कंप्यूटर को समझाना, ताकि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर सके। ओके। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेटर्स का बात कर लिए। तो ये हमारा एक तीसरा पॉइंट कंसिडर हमने किया कि इट इज़ अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस तरह से इसके अंदर फीचर्स को हम लोगों ने कुछ टेक्निकल फीचर्स को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। बाकी जब कोडिंग के दौरान कॉन्सेप्ट आएंगे और भी बहुत सारे डिस्कशन किए जाएंगे। उसके बाद हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर सी। मैंने पहले ही कहा था स्टूडेंट्स कि मैं एक लाइव क्लासेस की तरह आपको टीच करूंगा, समझाने का, पढ़ाने का कोशिश करूंगा। तो इसलिए हम लोग जस्ट एक आप जैसे ऑफलाइन क्लास में टीचर के सामने बैठ करके जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आपको उसी तरह का महसूस आएगा, फीलिंग आएगा कि हम एक क्लास कर रहे हैं।
तो हम लोग एक क्लास में टीचर जैसे टॉपिक बाय टॉपिक उसके अंदर डिस्कशन करता है, उस तरह का हम लोग कोशिश करेंगे। हमारा पर्पस, हमारा मकसद ही यही है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को का एक फुल क्लासेस प्रोवाइड करें, आपको एक पूरा क्लासेस वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें आप ये समझ सकते हैं अपने आप में कि हमने सी का एक कोर्स किया, जावा का एक कोर्स किया, C++ का एक कोर्स किया, .NET का एक कोर्स किया। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना लिया और आपको अपलोड कर दिया और आपका मेरा काम ख़त्म। नहीं, हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, क्लास वाइज, जैसे मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि मैं क्लास लेने आया हूँ और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर सी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस टॉपिक का क्या मतलब है, इस टॉपिक में हमें क्या समझ में आएगा। इस टॉपिक में ये समझना है कि सी को यूज करना है हमें कंप्यूटर में, तो हमें सॉफ्टवेयर कौन से लेने होंगे। मतलब आप जब कंप्यूटर से कोई काम लेना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले तो आपको उसके रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अगर एक सिस्टम पे आपको बैठा दिया गया और बोला गया कि इसमें सी का प्रोग्राम करो और आपको ये पता नहीं है कि हमें सॉफ्टवेयर कौन सा इसके अंदर चेक करना है, तो आप सी का प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहला वर्क तो ये होगा कि जिस कंप्यूटर पे आपको बोला जा रहा है सी का प्रोग्रामिंग करो, आप चेक करें कि उसमें सी का सॉफ्टवेयर है या नहीं। इसलिए पहले हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे अब कि सी के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमें अपने सिस्टम में डालने होंगे। वैसे सी का डेवलपमेंट जब हुआ तो इसका मेन डेवलपमेंट यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे हुआ था। यानी यूनिक्स भी अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वो बहुत एडवांस लेवल पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज आता है, जो हमारे आपके सभी के लैपटॉप में, डेस्कटॉप में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो जब इनिशियल फेज में जब सी का डेवलपमेंट हुआ यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे, तो यूनिक्स के प्लेटफॉर्म पे सी के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर हमें इंस्टॉल नहीं करना होता। यूनिक्स के अंदर सी का लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट होता है, क्योंकि डेवलपमेंट ही उसी प्लेटफॉर्म पे हुआ था। लेकिन हम जब विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सी का सॉफ्टवेयर बाय डिफ़ॉल्ट हमें नहीं मिलता है, हमें सॉफ्टवेयर डालना होता है। तो हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करें तो हमारे पास बेसिकली टर्बो C2, टर्बो C3, टर्बो C4.5, इस तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर्स ETC अवेलेबल है। हम लोग जो सी का क्लासेस करेंगे, सी का कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और C++ का कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो टर्बो सी कंपाइलर बेस्ड ही करेंगे। वैसे आज के डेट में आपके पास बहुत सारे कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करें तो आप बहुत सारा एडवांस कंपाइलर्स, एडवांस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो अगर सी की बात की जाती है और C++ की बात की जाती है तो हमें मोस्ट कॉमनली टर्बो C2, टर्बो C3 का याद आता है। तो अगर टर्बो C2 की बात करें, सी एक्चुअल सॉफ्टवेयर अगर सी का हम लोग देखें तो टर्बो C2 है, ये ओनली फॉर सी होगा। यानी सी का एक्चुअल सॉफ्टवेयर टर्बो C2 है, लेकिन टर्बो C2 अब आज के हार्डवेयर इन्हांसमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हांसमेंट में टर्बो C2 मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है या काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टर्बो C2 एक्चुअली ऐसा एडिटर था जिसमें माउस भी मूवमेंट नहीं होता था, कंप्लीटली वर्क कीबोर्ड से किया जाता था, यानी कंप्लीटली डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर ये माना जाता था। ठीक है, लेकिन अब तो डॉस से ही हम लोग बहुत फैमिलियर नहीं होते। आज का यूजर्स, आज का आईटी प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डॉस से ही बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं, इसीलिए टर्बो C2 से कैसे फैमिलियर हो पाएंगे। दूसरी बात आते हैं टर्बो C3 और 4.5 या इसके ऊपर के जो भी वर्जन्स हैं, ये एक्चुअली इसके बाद के जितने भी वर्जन्स हैं टर्बो C3 को इंक्लूड करते हुए, ये फॉर C++ सॉफ्टवेयर्स है। तो चूंकि अभी हम लोग C++ की तो बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी C++ का बात आया। एक्चुअली सी का एडवांस वर्जन
C++ होता है। तो C++ का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर C के सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल मिलेंगे। तो अगर हम लोगों का मकसद ये होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर डाल लिया जाए जिसके अंदर C का भी प्रोग्राम कर लें और C++ का भी प्रोग्राम कर लें, क्योंकि हमें C भी सीखना है, C भी करना है, C++ भी करना है, तो हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर को रखें जिसमें C का भी काम हो जाए और C++ का भी काम हो जाए। तो टर्बो C3 या उसके ऊपर के जो वर्जन्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो ये है तो एक्चुअली C++ का सॉफ्टवेयर, लेकिन इसके अंदर C का भी सारा काम हम लोग कर सकते हैं, प्रोग्राम राइट करके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ C का सॉफ्टवेयर अगर टर्बो C2 आप रखते हैं अपने सिस्टम में, तो आप उसके अंदर सिर्फ C का काम कर पाएंगे, वो भी कंप्लीट डॉस इन्वायरमेंट में, और C++ का काम उसमें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपको अपने तरफ से सजेस्ट ये करेंगे कि आप टर्बो C3 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, ताकि उसमें आप C का भी काम आज कर पाएँ और कल जब C++ सीख जाए तो C++ का भी काम उसके अंदर कर लें। टर्बो C3 एक डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर तो ये भी है, इसका भी एग्जीक्यूशन डॉस इन्वायरमेंट में ही होगा, लेकिन ये एक IDE सपोर्टेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इस कारण से इसमें विंडोज़ फीचर इनबिल्ट होने के कारण इसमें माउस का मूवमेंट सपोर्टेड होता है। ओके, अब हम लोग सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की बात जब कर लेते हैं तो हमें सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें अगर C यूज करना है तो हम किस तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। ओके, अब आप टर्बो C3 को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, यानी आपका सिस्टम अब प्रोग्रामिंग के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आपके पास अब ये नॉलेज हो गया कि हमें C का प्रोग्रामिंग करना है तो हमें अपने सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर को सर्च करने हैं या इंस्टॉल करने हैं, या किसी बाहर के सिस्टम पे आप जब आपको कहा गया कि आप इसमें C का प्रोग्राम करिए, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि इसमें वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है या नहीं है। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेविंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग C प्रोग्राम्स की। तो जितने भी लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। हमारे चैनल से जो कुछ भी बेनिफिट आपको मिल सकता है उसे उठाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये क्लास पहुंच सके। आपके सपोर्ट की हम उम्मीद करते हैं, और कुछ डिस्कशन करना हो, कुछ आपको अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना हो या हमसे कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमारे पास मैसेजेस भेज सकते हैं। अपना कमेंट्स जरूर करें, हम उसका स्वागत करेंगे। ओके दोस्तों, सेविंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग C प्रोग्राम, इसमें 3 टॉपिक बेसिकली है। सेविंग, ये हमें सेविंग ये सिखाएगा कि जब हम एडिटर्स को ओपन कर लेंगे, टर्बो C3 सॉफ्टवेयर आपने डाल लिया, उसमें अब जब हमें काम करना है, एडिटर हमने ओपन कर लिया, तो एडिटर ओपन करने के बाद इसमें प्रोग्राम हमने राइट कर लिया, तो इस प्रोग्राम को हम सेव करना चाहते हैं। प्रोग्राम फाइल को हमें सेव करना है, C का प्रोग्राम सेव करना है। तो C के प्रोग्राम फाइल को सेव करने के लिए प्राइमरी नेम क्या होगा फाइल का, इसके लिए कोई सर्टेन रूल्स नहीं है। आप जिस नाम से भी सेव करना चाहें आप अपने प्रोग्राम का सेविंग कर सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस वर्क के पर्पस के लिए, हमारा फाइल का नेमिंग भी उसी तरह का किया जाए तो हमारे लिए वो आसान होता है। दूसरे के लिए आसान तो होता ही है, साथ ही साथ हमारे लिए भी आसान होता है। सपोज आप सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम अगर सम नाम से ही सेव करें तो हमें भी इजीली समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम मेरा सम का है, हमने काम किया है सम का। अब फाइल का नेमिंग रख दिया ABC XYZ, तो हम कैसे समझ पाएंगे? खुद हम डेवलपर ही नहीं समझ पाएंगे कि ABC फाइल में क्या काम हो रहा है, XYZ फाइल में क्या काम हो रहा है। नेमिंग पे कंपाइलर कोई कंडीशन नहीं देता कि आपको फाइल किस नाम से सेव करना है, आपकी जो मर्जी उस नाम से फाइल का सेविंग कर सकते हैं। यानी सेव्ड बाई
सेव्ड बाय एनी नेम, हम लोग इसको ये कहेंगे सेव्ड बाय एनी नेम विथ एक्सटेंशन .c। C के प्रोग्राम फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, तो .c होगा। आपको .c एक्सटेंशन देना होगा, क्योंकि आप कंपाइलर एडिटर यूज कर रहे हैं टर्बो C3 का। तो मैंने जैसा कि कहा था कि टर्बो C3 डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर है C++ का। इसमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो होगा वो होगा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन CPP होगा। लेकिन आप तो प्रोग्राम बना रहे हैं C का, तो जब आप फाइल, इसमें भी फाइल मेनू जब आएंगे, फाइल मेनू के थ्रू जब आप जाएंगे और सेव ऑप्शन को क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स से जाएंगे, उसमें फाइल नेमिंग जब करेंगे तो फाइल नेम के बाद .c एक्सटेंशन आपको मेंशन करना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि C के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप जवाब देंगे .c एक्सटेंशन C के फाइल का होता है। ओके, अब एक चीज़ और, ये फाइल हमारे लिए कौन सा फाइल कहलाएगा, यानी .c एक्सटेंशन से जो फाइल हम लोग बनाते हैं वो फाइल हमारे लिए कौन सा फाइल होता है, तो हम लोग कहेंगे दिस फाइल इज कॉल्ड एज सोर्स फाइल फॉर अस। हमारे लिए ये फाइल सोर्स फाइल कहलाएगा, यानी जो प्रोग्राम फाइल आप बनाते हैं जिसमें आपके द्वारा कोडिंग किया जाता है वो फाइल ही आपका सोर्स फाइल कहलाता है। दोस्तों, ये एक कंप्यूटर फील्ड में, प्रोग्रामिंग फील्ड में ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आए दिन प्रोग्रामर के बीच में बात होता है। आपको जनरली बोला जाएगा कि अपने प्रोग्राम का सोर्स फाइल मुझे दे देना। सोर्स फाइल अगर आप किसी को देते हैं तो यानी आप अपने प्रोग्राम का पूरा राइट्स उसको दे रहे हैं कि वो आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह का अमेंडमेंट कर सकता है और वो अपने नाम से उस चीज़ को पब्लिश कर सकता है कि ये मैंने खुद से किया है। इसीलिए चूंकि सोर्स फाइल में हमारे पास एडिटिंग का फैसिलिटीज़ होता है, हमने जो किया है काम उसके लिए कौन से लाइंस लिखे गए हैं, कितने स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, कैसे वो डेवलपमेंट हुआ है, वो सारा चीज़ हमारे सोर्स फाइल से समझ सकता है कोई भी दूसरा प्रोग्रामर। इसीलिए सोर्स फाइल हमें किसी को बहुत सोच समझ के देना होता है। तो हमें देना क्या होता है, तो हमें देना होता है आगे कंपाइलेशन के बाद जो फाइल तैयार होता है, हमें किसी को भी अपने प्रोग्राम का सिर्फ यूजेबल पार्ट देना होता है। जैसा कि आपके पास प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स के मार्केट में आइए, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड का यूजेबल पार्ट भेजा है जिसको हम लोग टेक्निकली एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, यानी उसने हमें उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल फाइल दिया है। हम उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करा के सिर्फ उस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। आप उसके सोर्स फाइल अगर आपके पास भेज दिया जाता, माइक्रोसॉफ्ट अगर हमें वर्ड का सोर्स फाइल दे दे तो हम उसमें कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं और कोई भी अमेंडमेंट ऐड करके हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। इससे हमारे पास अधिकार मिल जाता है कि हम उसमें किसी भी तरह का चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन सोर्स फाइल हमारे पास कोई भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती किसी भी सॉफ्टवेयर का, क्योंकि आप सिर्फ उसके सॉफ्टवेयर को यूज करना उसका पर्पस होता है, उसका मकसद होता है कि आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज करिए। आप भी जब डेवलपर बन जाएंगे, प्रोग्रामर बन जाएंगे और जब किसी क्लाइंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो आप भी उसे अपना प्रोग्राम का सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल शेयर करेंगे, आप कभी भी अपने प्रोग्राम का सोर्स फाइल शेयर नहीं करेंगे। ओके, तो ये फाइल हमारे लिए सोर्स फाइल कहलाता है। ओके, अब हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कंपाइलेशन। देखिए, और जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारा कुछ मटेरियल के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपके पास शेयर करेंगे। नोट्स भी हमारे अपने लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, लिखे रहते हैं। बुकिश लैंग्वेज उसमें आपको नहीं मिलेगा, उसमें सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे मटेरियल को भी बहुत आसानी से हमारे स्टूडेंट्स समझ सके और उसको फॉलो अप कर सके। इसलिए नोट्स को भी आप फॉलो करें, आपको उसमें पढ़ने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन को अगर डिस्कस किया जाए, ये कंपाइलेशन क्या होता है, और एक तरह से ये समझा जाए दोस्तों कि सेविंग, कंपाइलिंग, रनिंग हम लोग पढ़ तो अभी सी के लिए रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए होते हैं। तरीका बदल जाएगा,
मेथड्स बदल जाएंगे कि किसी लैंग्वेज में कंपाइल करने का तरीका अलग होगा, लेकिन कंपाइल करना हर लैंग्वेज में होगा। रनिंग करने का तरीका अलग होगा, रनिंग लेकिन हर लैंग्वेज में करना होगा। सेविंग का तरीका अलग होगा, कंडीशंस अलग होंगे, लेकिन सेविंग करने तो हर लैंग्वेज में होंगे। तो एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग कि सेविंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर लैंग्वेज के लिए हमें इस चीज़ को समझने में आसान होगा। कंपाइलेशन अगर सी के प्रोग्राम का करें, जब हम प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम लिखने के बाद सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम को कंपाइलेशन फेज से गुजारना पड़ता है। कंपाइलेशन फेज का मतलब कंपाइलर को कॉल करना होता है और हमें अपने उस प्रोग्राम को कंपाइलर को देना होता है। हम लोग देते हैं, कॉल करने पर वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक कंपाइलर के पास चला जाता है, कंपाइलर एक्टिवेट हो जाता है और हमारे प्रोग्राम को चेक करना शुरू कर देता है। तो हम लोग कैसे अपने प्रोग्राम सी के प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे, नोट्स में आपको सारा लिखा हुआ रहेगा, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में मेंशन कर रहे हैं। आप कंपाइल करने के लिए अपने कीबोर्ड से F9 बटन को या Alt+ F9 बटन को प्रेस करते हैं या कंपाइल ऑप्शन, कंपाइल मेनू के अंदर अवेलेबल होता है। आप कंपाइल ऑप्शन को भी माउस से क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से F9 या Alt F9 बटन को प्रेस कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंपाइलर कॉल हो जाता है और सी का कंपाइलर हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन स्टार्ट करता है। कंपाइलेशन फेज में सबसे पहले कंपाइलर का काम होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर के एरर्स को चेक करना। एरर्स को चेक करने का काम क्या है, तो कंपाइलेशन फेज में कंपाइलर का काम सबसे पहले होता है हमारे प्रोग्राम के एरर्स को चेक करना कि हमने प्रोग्राम सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली सही लिखा या नहीं लिखा। अगर हमारे प्रोग्राम में किसी भी तरह का एरर्स होगा तो कंपाइलर उन सभी एरर्स को एक साथ आपको रिपोर्ट करेगा। एक चीज़ और, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के वर्किंग में भी डिफरेंसेस होता है। वर्किंग डिफरेंस ये हुआ कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम का वन टाइम स्टडी कर लेता है। तो अगर एक प्रोग्राम में सपोज आपने 200 लाइंस का कोडिंग लिखा है और 200 लाइंस में 20 एरर उसने फाइंड किया कि लाइन नंबर 1 पे, फिर लाइन नंबर 70 पे, लाइन नंबर 180 पे, इस तरह से उसने अगर अलग अलग जगह पे 20 एरर फाइंड किया तो कंपाइलर 20 एरर्स को एट अ टाइम आपको रिपोर्ट करेगा। तो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वो पूरे प्रोग्राम को वन टाइम स्टडी कर जाता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। जिस लाइन पे उसको एरर मिलता है वहाँ वो रुक जाता है और उस एरर को आपको रिपोर्ट करता है। जब तक आप उस लाइन के एरर को सॉल्व नहीं करते हैं, इंटरप्रेटर उस लाइन से आगे नहीं बढ़ता। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन का फेज कंपाइलर फास्टली करता है इंटरप्रेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, कंपाइलर होल प्रोग्राम एट अ टाइम करता है। ओके तो चूंकि सी में कंपाइलर काम करता है, इसलिए सी में अगर 20 एरर्स हैं, 30 एरर्स हैं या जितने भी एरर्स हैं, वो सभी एरर्स एक साथ रिपोर्ट करेगा विथ मैसेजेज, एरर मैसेजेज। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप कंप्यूटर प्रोग्रामर एक्सपर्ट बनते हैं, प्रोग्रामिंग से अपने आप को जोड़ते हैं, आपको प्रोग्रामिंग एरर मैसेजेस का मतलब समझना होता है कि किस मैसेज का क्या एरर समझा जाएगा, और तब हम उस एरर मैसेज को, जिस लाइन में वो एरर है, मैसेज को पढ़ने के बाद हम उस लाइन पे जाते हैं, उस एरर को सॉल्व करते हैं और तब हमारा प्रोग्राम फिर सक्सेस होता है। यानी आप किसी भी एरर को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर ऐसा सोचेंगे कि 10 एरर है, चलो 5 एरर सॉल्व कर दिए, 5 एरर छोड़ देते हैं या एक भी एरर छोड़ देते हैं, तो ऐसा करना संभव नहीं है। क्योंकि प्रोग्राम में जब तक एक भी एरर रहेगा, हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन सक्सेस नहीं होगा। और जब तक कंपाइलेशन सक्सेस नहीं होगा हमारे प्रोग्राम का, तब तक हम अगले एग्जीक्यूशन फेज पे, रनिंग फेज पे हम प्रोग्राम को नहीं ले जा सकते। इसीलिए एरर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, हमको एरर फ्री प्रोग्राम बनाना ही होगा। एरर्स हैं तो उसे सॉल्व करने होंगे।
फिर सॉल्व करने के बाद फिर से उसे कंपाइलर F9 Alt F9 प्रेस करके कंपाइलर को कॉल करना होता है। यानी ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हम प्रोग्राम का एरर सॉल्व ना कर लें। कंपाइलेशन जब होगा तो एक विंडो खुलता है, उसमें आपको रिपोर्ट करता है एरर कितने हैं, वार्निंग्स कितने हैं। दो तरह के एलिमेंट्स आपको शो करते हैं, एक एरर शो करते हैं, एक वार्निंग शो करते हैं। वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हैं। वार्निंग का मतलब होता है कि कंपाइलर आपको कभी कभी ये वार्निंग देता है कि इस लाइन का गलत इफेक्ट आपके आउटपुट पे हो सकता है। कभी कभी वो हमारे अंदाज में लगता है, प्रोग्रामर के व्यू से लगता है कि नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, इसका कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग उसको इग्नोर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वार्निंग्स भी एक एंटिटी है, वार्निंग्स को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एरर्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता, एरर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उस विंडो में, कंपाइलेशन विंडो में हमें ये शो करता है। फिर उसके बाद अगर एरर सॉल्व हो गया, एरर 0 हो गया, तो एरर 0 लिखेगा और आपको लिखेगा सक्सेस। सक्सेस लिखने का मतलब हो गया कि आपके प्रोग्राम का कंपाइलेशन सक्सेस है और अब आप आगे एग्जीक्यूशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये आपको समझने की बात है कि कंपाइलेशन फेज का क्या मतलब है और कंपाइलेशन हमें किस हिसाब से करना, क्या नेसेसिटी है इसका। ओके, जब हमने कंपाइलेशन सक्सेस करवा लिया तब अब हमें कुछ इंटरनल बातों को समझना होगा। जब हम कंपाइलेशन को सक्सेस कर लेते हैं तो कंपाइलेशन सक्सेस होने के बाद हमारे प्रोग्राम का 2 फाइल ऑटोमेटिक बनाता है। ये कंपाइलर का काम होता है कि हमारे सोर्स फाइल का जब कंपाइलेशन सक्सेस हो गया, तो यहाँ हम लोग इसको पिक्टोरियली समझ रहे हैं कि हमने सपोज a.c नाम का एक सोर्स फाइल बनाया। ये हमारा सोर्स फाइल है, इसके अंदर हमने कोडिंग किया, CLR कुछ बातें इसमें समझने के लिए हम लोग कोडिंग कुछ कर रहे हैं। C = a + b, इस तरह से हमने कुछ कोडिंग कर दिया। सपोज यहाँ एक printf, इस तरह से कोडिंग हमने किया है। ओके, ये कंपाइलर से गुजरने के बाद अगर सक्सेस है, इफ सक्सेस, अगर सक्सेस हो गया तो कंपाइलर सबसे पहले हमारे प्रोग्राम, हमारे सोर्स फाइल के रिस्पेक्ट में एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा, a.obj, एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट करेगा। ये फाइल हमारे सोर्स फाइल का लिंकअप फाइल होता है। लिंकअप फाइल का मतलब ये हुआ कि हम लोग प्रोग्राम लिखने में 2 तरह के कोड्स का यूज करते हैं। एक यूजर डिफाइंड कोड, जो हमारे द्वारा कोड लिखा जाता है, और कुछ ऐसे कोड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड कोड होते हैं, उसको हम लोग सिर्फ बाय नेम यूज किए हुए रहते हैं। जैसे CLR एक मॉड्यूल है, आगे हम लोग देखेंगे कि CLR क्या करता है, आगे बहुत सारा चीज़ आपके सामने में ये सब चीज़ आएगा। जैसे CLR printf, ये फंक्शंस हमने लिखा है, ये एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स हैं जिसका प्री डिफाइंड वर्क है, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम में इनको यूज करते हैं। तो इनके लिए भी तो प्रोग्राम कहीं ना कहीं लिखा गया होगा। इनका अगर प्रोग्राम, हम लोग तो अपने प्रोग्राम में इसको बाय नेम यूज किए, लेकिन CLR स्क्रीन क्लियर करने का काम करता है, तो आखिर इसके लिए भी 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन का कोड लिखा गया होगा। वो कोड कहाँ है? तो वो कोड होता है C के लाइब्रेरी के अंदर। जब हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें उस लैंग्वेज का लाइब्रेरी भी रहता है। तो CLR फंक्शन के द्वारा जो स्क्रीन क्लियरेंस का कोडिंग है वो लाइब्रेरी में है। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल सक्सेस होने के बाद एक पूरा लिंक्ड फाइल तैयार करता है, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। उसके अंदर लाइब्रेरी से CLR के लिए जो 10 लाइन 20 लाइन का जो भी कोड है वो पूरा कोड यहाँ उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देता है, मर्ज कर देता है। C = a + b हमारा एक यूजर डिफाइंड लाइन है, इसका जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्सन वाला लाइन होना चाहिए वो हमारा एक लाइन में C = a + b का अपना हुआ। प्रिंटफ के लिए जो भी प्रोग्राम्स होंगे लाइब्रेरी में वो हमारा यहाँ पर मर्ज हो गया। इस तरह से जितने भी लाइन्स सोर्स फाइल में लिखे जाते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट फाइल में पूरे प्रोग्राम कोड को, लाइब्रेरी कोड को और यूजर डिफाइंड कोड को मर्ज करके कंप्लीट फाइल बन जाता है। इससे कंपाइलर को एग्जीक्यूशन
फेज में आसानी होता है और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्पीड फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे प्रोग्राम में इस तरह से सिर्फ बाय नेम बहुत सारे मॉड्यूल यूज किए गए हैं, तो हमारे प्रोग्राम का हो सकता है सिर्फ 100 लाइन का कोड है, लेकिन इन सब का कोड अगर मर्ज किया जाए तो उस फाइल का साइज हो सकता है 500 लाइन्स का कोड हो जाए। लेकिन CLR SCR का कोड तो लाइब्रेरी में है, प्रिंटफ फंक्शन का कोड तो लाइब्रेरी में है। कंपाइलर को इसके वर्क को समझने के लिए, कोड को उठाने के लिए, कोड को लेने के लिए, कोड को समझने के लिए लाइब्रेरी में जाना होगा। अगर ये सिलसिला एक प्रोग्राम में CLR SCR 10 बार यूज किया गया है, प्रिंटफ या इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस बार बार यूज किए गए हैं, तो बार बार कंपाइलर को लाइब्रेरी में जाना होगा, कोड को समझ करके वापस आना होगा। इसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाएगा, है ना। इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि कंपाइलर ने एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लिया जिसमें सारे कोड का एक लिंक्ड अप कोड तैयार हो गया। अब इसमें उसको सारा कोड अवेलेबल है, इसमें इसके लिए अब बार बार लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले कंपाइलर सक्सेस होने के बाद, कंपाइलेशन सक्सेस के बाद ऑब्जेक्ट फाइल बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट फाइल के बाद कंपैरिजन में जितना भी इसके अंदर कोड है अवेलेबल, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसी फाइल का फिर exe फाइल बन जाता है। यानी हम जो सोर्स फाइल बनाएंगे उसी फाइल का 2 फाइल कंपाइलर ऑटोमेटिक बनाता है कंपाइल सक्सेस होने के बाद। एक ऑब्जेक्ट फाइल पहले और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग a.exe फाइल। ये exe फाइल ही हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट फाइल कहलाता है। exe फाइल के अंदर जो लाइंस हैं ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड्स होते हैं। यानी डायरेक्ट exe फाइल को अगर हम ओपन करके देखें या ऑब्जेक्ट फाइल को हम ओपन करके देखें तो यूज़र उसके अंदर के लाइंस को, कोड्स को समझ नहीं सकता। ये हमारे अंडरस्टैंडेबल लाइंस नहीं होते। उसके अंदर जो कोड्स होते हैं, उसके अंदर जो कन्वर्सन्स होते हैं वो मशीन के लिए होते हैं। और ये a.exe फाइल जब का क्रिएशन होना, ये इंस्ट्रक्ट करता है हमें, ये हमें रिस्पॉन्स कर रहा है कि अब हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि आप तो बनाते हैं सोर्स फाइल .c फाइल, लेकिन जब तक हमारे फाइल का exe फाइल नहीं बनेगा हम अपने प्रोग्राम को रन नहीं करा सकते, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। और हम ज़बरदस्ती exe फाइल बना नहीं सकते, ये बनाएगा कंपाइलर, वो भी कब? जब प्रोग्राम कंपाइलेशन सक्सेस हो जाएगा तब। ओके तो exe फाइल बन गया, यानी हमारा प्रोग्राम रन करने के लिए तैयार है। अब कंपाइलेशन फेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कंपाइलेशन के बाद exe फाइल बनने के बाद आपको उस कंपाइलेशन विंडो में ये शो किया जाएगा कि अब आप रन करने को तैयार हैं, आप रनिंग फेज की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। तब हम यूज करते हैं अब रनिंग पोर्शंस को, प्रोग्राम को रन कराना। तो रनिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना, exe फाइल जो हमारे पास ऑलरेडी बन चुके हैं, हमें अब रनिंग करने के लिए फिर इंस्ट्रक्शन देना है, फिर कंपाइलर को ही कॉल करना है। लेकिन उसको रनिंग पोर्शंस के लिए कैसे कॉल करेंगे? तो आपको ctrl कंट्रोल प्लस F9 या तो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करके रनिंग के लिए कंपाइलर को कॉल कीजिए, या रन ऑप्शंस अवेलेबल है कहाँ? तो रन मेनू के अंदर। अब आप इसको, तो जब आप इन दोनों में से कोई भी स्टाइल को यूज कीजिए, आपका रनिंग प्रोग्राम का होने लगेगा। रन जब होगा तो कौन सा फाइल रन होगा ये ध्यान रखना है, आपका रनिंग होगा exe फाइल। इस तरीके से सेविंग, कंपाइलिंग एंड रनिंग पोर्शंस को हम लोग समझते हैं सी के रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, और इस तरह से ये टॉपिक एंड होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में सी के प्रोग्राम स्ट्रक्चर को और डेटा टाइप वेरिएबल्स को समझते हुए फिर हम लोग प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। यानी मात्र एक वीडियो हम लोग दूर है प्रोग्राम लिखने से। तो अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए सी का। ये क्लास 2 को वॉच करें, क्लास 2 को डायरेक्ट जिन्होंने देखा है, क्लास 1 को जिन्होंने नहीं देखा, वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 1 का भी लिंक मिलेगा, आप उसे भी देखें, समझने का कोशिश करें, और कुछ भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर करें अपने कमेंट्स के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।